Myself, Manish Patil. I am a lecturer of computer in Vasist Genesis School. Okay. So आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. ओके, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसेप्ट. गुजराती के अंदर ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल. सो चौथा चैप्टर ई कॉमर्स का ख़त्म हो गया, पांचवा चैप्टर एम कॉमर्स का ख़त्म हो गया. उसके बाद हम लोग आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट. तो आज मैं इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवाने वाला हूँ, ओनली परिचय. ओके, आज का पूरा लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर ही जाएगा. रेडी? एंड आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि सिलेबस थोड़ा कट आउट हो चुका है. मतलब गुजरात बोर्ड की ओर से एक नोट आई हुई है जिसमें हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक कट्स हुए. तो जैसे कि अभी ये जो चैप्टर है उसी चीज़ को ध्यान में लेके बनाया गया है. सो इस चैप्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 12th कंप्यूटर. चैप्टर नंबर 6 के अंदर पेज नंबर 118 और पेज नंबर 119, ये दो पेज के अंदर जो टॉपिक है वो कट किए गए हैं. मतलब बोर्ड ने वो दोनों पेज कैंसिल किए. उस दोनों पेज के ऊपर से बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही मैंने उन दो पेज का थियरी मेरे वीडियो सेशन के अंदर इंक्लूड किए. मैं वो दो टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि उन दोनों के बारे में बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. मैं सिर्फ उतने ही टॉपिक चलाऊँगा जितने की सिलेक्टेड टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल. चैप्टर नंबर 6 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टोटली पूरा चैप्टर थियरी का है और इसके बाद आने वाले आगे के जो चैप्टर्स है 7, 8, 9 वो सब जावा के प्रैक्टिकल्स है. एक बात याद रखना, जावा के प्रैक्टिकल्स आगे के चैप्टर समझने के लिए आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि जावा के प्रैक्टिकल्स, जावा के प्रोग्राम आप तभी समझ पाओगे जब आप जावा का थियरी, जावा का बेसिक इस चैप्टर के अंदर समझोगे. इसलिए ये जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ईजी चैप्टर है, आप अगर ध्यान देते हो तो आपको ईजी लगेगा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो प्लीज़ आज के वीडियो सेशन में अच्छे से ध्यान देना क्योंकि इसका पूरा थियरी आगे आने वाले चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड है. ओके, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स तभी समझ में आते हैं जब आप ये चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसेप्ट. तो चलो आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ परिचय, इंट्रोडक्शन. ओके, तो परिचय के अंदर क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, मैं गुजराती के अंदर पहले पढ़ लेता हूँ, देन इंग्लिश के पैराग्राफ में आता हूँ. यहाँ पे लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग की शुरुआत, मतलब ऑब्जेक्ट की शुरुआत कब हुई. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1960. ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામની શરૂઆત 1960ના સમયગાળામાં થઈ અને 1980ના દાયકાની મધ્યથી નવા સોફ્ટવેર બનાવવા પ્રોગ્રામની તે મુખ્ય પદ્ધતિ બની ગઈ. સોફ્ટવેર સિસ્ટમના અતિ ઝડપતા વધતા કદ અને જટિલતાનું નિયંત્રણ કરવા માટે તેમજ મોટી અને જટિલ સિસ્ટમને સમય સાથે સુધારવાના કાર્યને સરળ બનાવવા માટે આ એક માર્ગ તરીકે આ પદ્ધતિને વિકસાવવામાં આવી હતી. કઈ પદ્ધતિ? ઓબ્જેક્ટ સિસ્ટમ. કેટલીક પ્રચલિત પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ જેવી कि C++, जावा, C#, ये जो C हैश इसको बोलते हैं C#, VB.NET, ASP.NET અને PHP ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ने समर्थन आपे છે. सो सेम पैराग्राफ इंग्लिश में रीड करता हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्ट organizing in the 1960s. Since mid 1980s it had become the main programming paradigm used in the creation of new software. It was developed as a way to handle the rapidly increasing size and complexity of software systems and to make it easier to modify these large and complex systems over time. Some of the popular programming languages that support object-oriented programming are C++, Java, C#, VB.NET, ASP.NET and PHP. ये जो लैंग्वेजेस के नाम लिखे ना, उनके इमेजेस मैंने नीचे रखे हैं.
सी प्लस प्लस का ये रहा लोगो, जावा का ये रहा लोगो, सी शार्प का ये रहा लोगो, सी हैश, वीबी डॉट नेट का ये रहा लोगो, एसपी डॉट नेट का ये लोगो है, एंड देन लास्ट में पीएचपी का ये लोगो है। सो पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर। ओके, शुरुआत भले पी से हो रही हो, लेकिन फुल फॉर्म में हाइपर पहले आता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर पीएचपी का फुल फॉर्म है। अब एक्चुअली पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, हम लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर है क्या। तो हुआ क्या 1960 से ऑब्जेक्ट की शुरुआत हुई। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर या पूरे पैराग्राफ के अंदर, इस पूरे थ्योरी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मतलब क्या है ये अभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको समझ में आता जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट को आपको और डीप में समझाने की कोशिश करूँगा और आपको 110% ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टार्टअप में जब मैं अभी ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो शायद मे भी आपको ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ में न आए। ओके, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग की शुरुआत। तो ऑब्जेक्ट की शुरुआत, एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है पता है? ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई फिजिकल पार्ट है ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली कोड है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं, बराबर। अभी के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, अभी के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट सिस्टम होती है। ओके, तो एक्चुअली सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर कब किया गया पता है? 1960 में। ओके, तो बोर्ड के एग्जाम में सवाल आ सकता है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करना कब से स्टार्ट हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1960 से। लेकिन एक बात याद रखना, जब 1960 के टाइम पे जब सॉफ्टवेयर बनते थे ना, ओके, तो 1960 के पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे जब ऑब्जेक्ट सिस्टम नहीं था, थ्योरी को समझने की कोशिश करो, ऑब्जेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1960 में। मतलब जाहिर सी बात है कि 1960 से पहले ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की शुरुआत ही 1960 से हो रही ना। तो 1960 के पहले तो ऑब्जेक्ट सिस्टम था नहीं, तो क्या उस टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं बनते थे? बनते थे, उस टाइम पे भी सॉफ्टवेयर बनते थे, लेकिन उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर बनते थे उसके अंदर ऑब्जेक्ट सिस्टम अप्लाई नहीं होती थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिस्टम अप्लाई होना स्टार्ट कब से हुआ? 1960 से। अब सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट सिस्टम, ऑब्जेक्ट का यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करना क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि होता क्या है पता है कि शुरुआती में जो सॉफ्टवेयर बनते थे ना वो बहुत ही सिंपल होते थे, ईजी होते थे। ओके, इसलिए ऑब्जेक्ट की हम लोगों को ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। थ्योरी को समझो, 1960 के पहले, 1960 के पहले जो सॉफ्टवेयर्स बनते थे वो सॉफ्टवेयर्स बहुत ही आसान होते थे। उनका कंसेप्ट, उनके फीचर्स बहुत ही आसान थे, समझने में भी आसान थे। मैं कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ? 1960 के पहले के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट था ही नहीं। तो उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो इजी होते थे, समझने में भी आसान होते थे, उसके अंदर के कंसेप्ट, उसके अंदर के फीचर्स बहुत ही इजी होते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे 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 जनरेशन आगे बढ़ती गई सॉफ्टवेयर टफ होते गए। ओके, सॉफ्टवेयर टफ होते गए तो सॉफ्टवेयर समझने में मुश्किल होने लगी। पहले सॉफ्टवेयर ईजी होते थे इसलिए समझने में आसानी होती थी, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, जनरेशन बढ़ती गई, तो सॉफ्टवेयर्स भी क्या होते गए? जटिल होते गए, कॉम्प्लिकेटेड होते गए। तो ऐसे जटिल सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने फिर ऑब्जेक्ट अपनाया। समझ में आ रहा है थ्योरी? सॉफ्टवेयर जब इजी थे तो ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि तब सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना आसान था। क्योंकि सॉफ्टवेयर इजी है, समझने में आसान है, तो कंट्रोल करना भी आसान है। लेकिन दिक्कत खड़ी कब हुई? जब सॉफ्टवेयर टफ होते गए, मुश्किल होते गए, जटिल होते गए, कॉम्प्लिकेटेड बन गए। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे जटिल लेवल के सॉफ्टवेयर को, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल में लाने के लिए उन लोगों ने एक सिस्टम अपनाई जिसका नाम था ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों क्यों महसूस हुई? टफ लेवल के सॉफ्टवेयर को, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स को जो समझने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स को इजी बनाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस हुई। तो सवाल ये कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कब यूज़ हुआ? 1960 में। लेकिन 1960 में जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया तो वो तो स्टार्टअप था, वो तो शुरुआत थी। तो उस टाइम पे कुछ लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
बराबर, इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट को फेमस होने में 20 साल लग गए। 1960 में पहली बार ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ और 1980 का एक ऐसा टाइम आया कि 1980 से लेकर अभी तक ऑब्जेक्ट ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक मेन पार्ट बन गया। इसका मतलब कि 1980 से लेकर ऑब्जेक्ट एक मेन सिस्टम बन गई। इसका मतलब कि 1980 से जितने भी सॉफ्टवेयर बनते गए ना, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ होने लगा। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 1960 में तो उसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1980 ના દાયકાની મધ્યથી તે નવા સોફ્ટવેર બનાવવામાં પ્રોગ્રામિંગની મુખ્ય પદ્ધતિ બની ગઈ। मतलब 1960 से तो ऑब्जेक्ट का स्टार्टअप हुआ, लेकिन 1980 से सिंस मिड 1980 इट हैड बिकम द मेन प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यूज इन द क्रिएशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। मतलब जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर बनते गए हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज होने लगा। तो तब से लेकर अभी तक, मतलब 1980 से लेकर टिल अभी तक जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर बनते हैं सभी के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों किया जाने लगा, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर दिन ब दिन ईजी में से टफ होते गए। एक टाइम ऐसा था कि सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना हमारे लिए आसान था, तो जब तक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना आसान था तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर टफ होते गए, जटिल होते गए, कॉम्प्लिकेटेड होते गए, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस हुई। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मतलब उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 1980 ના દાયકાની મધ્યથી નવા સોફ્ટવેર બનાવવામાં પ્રોગ્રામિંગની તે મુખ્ય પદ્ધતિ બની ગઈ અને સોફ્ટવેર સિસ્ટમના અતિ ઝડપથી વધતા કદ, क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड होते गए, उसकी साइज बढ़ती गई અને જટિલતાનું નિયંત્રણ કરવા માટે, देखो જટિલતાનું નિયંત્રણ કરવા માટે તેમજ મોટી અને જટિલ સિસ્ટમને સમય સાથે સુધારવાના કાર્યોને સરળ બનાવવા માટે એક માર્ગ તરીકે આ પદ્ધતિને વિકસાવવામાં આવી હતી। આ પદ્ધતિ એટલે કઈ પદ્ધતિ? ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो यही यहाँ पे लिखा है, इट वॉज डेवलप एज अ वे टू हैंडल द रैपिडली इंक्रीजिंग साइज। सॉफ्टवेयर की साइज इंक्रीज होती गई दिन ब दिन। इस साल सॉफ्टवेयर छोटा है, अगले साल और बड़ा, उसके अगले साल और बड़ा। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की साइज इंक्रीज होगी तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टफ होंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करना था, हम लोगों को ईजियर मतलब उसको ईजी बनाना था। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज अ डेवलप एज अ वे टू हैंडल द रैपिडली इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड टू मेक इट ईजियर टू मॉडिफाई दिस लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ओवर टाइम। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को, इतने जटिल सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होने लगा। एंड 1980 से लेकर अभी तक ऑब्जेक्ट का यूज सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है, चलता जा रहा है। अभी भी 2020 की बात करूँ तो अभी भी अगर कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बन रहा होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ओके, जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी है, लेकिन इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए, जैसे कि કેટલીક प्रचलित प्रोग्रामिंग भाषाओं जे ऑब्जेक्ट ने सपोर्ट करे छे। बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सम ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। तो वो लैंग्वेजेस कौन सी है? C++। देखो सी लैंग्वेज नहीं है, C++ है। सी लैंग्वेज अलग है, C++ अलग है। तो सी लैंग्वेज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए सी लैंग्वेज का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट नहीं है, C# है, VB.NET है, ASP.NET है, PHP है। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। इसका मतलब कि इन लैंग्वेज का यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? क्योंकि C++ के अंदर भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जावा के अंदर भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, C#, VB.NET, ASP.NET, PHP सबके अंदर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप जब भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट सिस्टम होगी। क्यों? क्योंकि इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर C++, जावा, C#, इसको C# बोलो तो भी चलेगा, VB.NET, ASP.NET एंड PHP।
सो आई होप कि आपको परिचय के अंदर ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट की शुरुआत सबसे पहले 1960 में हुई, लेकिन उसको फेमस होने में, लोगों को पता चलने में, या फिर उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के लिए ये जानने में लोगों को 20 साल लग गए, और 1980 से वो सिस्टम काफ़ी फेमस हो गई, ऑब्जेक्ट सिस्टम काफ़ी फेमस हो गई। तो 1980 से लेकर अभी तक जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट होते गए, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ होने लगा। तो अगर आपको किसी ने पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्यों है, तो कॉम्प्लेक्स, कठिन, जटिल, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको ईजी बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा भी पूछा गया तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है, तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को याद रखना है: C++, जावा, C#, VB.NET, ASP.NET एंड देन PHP। तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ फिनिश। इस पैराग्राफ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ में। प्रोग्रामिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, प्रोग्रामिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंगની રીતને આપણે 2 પ્રકારમાં વહેંચી શકીએ છીએ, જેમ કે પ્રક્રિયાગત પ્રોગ્રામિંગ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। बराबर, तो ये है 2 प्रोग्रामिंग के भाग। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, प्रोग्रामिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, दोनों सेम ही है। ओके, ऑब्लिक किया हुआ है, स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, गुजराती के अंदर कहा जाएगा प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग UPS, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। सो UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। तो ये है 2 प्रोग्रामिंग के भाग। तो बोर्ड के एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वे ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली स्ट्रक्चर प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है हमारे लिए मेन कौन होगा? सेकंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो हम तो दोनों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन मेन हमारा फंक्शन जो होगा, हमारा प्रोग्रामिंग होगा, वो होगा सेकंड। तो देखो पैराग्राफ पढ़ते क्या लिखा हुआ है। सो प्रोग्रामिंगની રીતને આપણે 2 પ્રકારમાં વહેંચી શકીએ, જેમ કે પ્રક્રિયાગત પ્રોગ્રામિંગ અને ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले इस पैराग्राफ के अंदर उन लोगों ने प्रक्रियागत को एक्सप्लेन किया है। बराबर, मतलब इस पैराग्राफ में उन लोगों ने पहला प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन किया है, स्ट्रक्चर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, और देन इसके आगे के पैराग्राफ में वो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो सबसे पहला प्रोग्रामिंग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में આપણું કેન્દ્રબિંદુ ડેટા ઉપરની કાર્યપ્રણાલી તેમજ પ્રક્રિયાઓ લખવામાં કેન્દ્રિત રહે છે। ध्यान से पढ़ो, प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में આપણું केंद्रबिंदु मतलब हमारा फोकस प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में कहाँ होता है? डेटा उपरनी कार्यप्रणाली તેમજ प्रक्रिया લખવામાં केंद्रित रहे છે। उदाहरण तरीके उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पुस्तकालय विनियोग सॉफ्टवेयर। पुस्तकालय विनियोग सॉफ्टवेयर मतलब लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर। ओके, लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के लिए માટે આપણે પુસ્તકાલયના વિનિયોગની બધી જ પ્રક્રિયા બાબત, વિનિયોગ मतलब क्या? એપ્લિકેશન, સોફ્ટવેર, પુસ્તકાલયના વિનિયોગની બધી જ પ્રક્રિયા બાબત વિચારીશું, અને આપણું ध्यान વિદ્યાર્થીની નોંધણી કરવી, પુસ્તકનું વિતરણ કરવું, પુસ્તક પરત કરવું અને દંડની ગણતરી જેવા વિભાગો પર કેન્દ્રિત રહેશે। ओके, इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, द वे ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली स्ट्रक्चर प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, द फोकस इज ऑन राइटिंग फंक्शंस और प्रोसीजर विच ऑपरेट ऑन डेटा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर कोई लाइब्रेरी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वी विल थिंक ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ लाइब्रेरी एप्लीकेशंस एंड फोकस ऑन द मॉड्यूल्स लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, बुक इश्यूज, बुक रिटर्न एंड फाइल कैलकुलेशन। मतलब इन शॉर्ट पता है ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है? जैसे कि मान लो कि अगर मैं टीचर हूँ, मान लो मतलब मैं टीचर हुई, ओके, मैं टीचर हूँ, और मान लो कि अगर मैं पूरा दिन स्कूल पे लेक्चर लेता हूँ, ओके, तो इसमें मेरी प्रोसीजर क्या हुई, मेरा स्ट्रक्चर क्या हुआ कि क्लास में जाना, बच्चों को पढ़ाना, तो ये सब क्या हुआ, मेरा वर्क हुआ। तो यहाँ पे पता है फोकस किस पे किया जाएगा? मेरे पे फोकस नहीं किया जाएगा, मेरे काम पे फोकस किया जाएगा कि मनीष सर क्या क्या वर्क करते हैं। और टीचिंग के अलावा स्कूल पे दूसरे भी बहुत सारे वर्क करने होते हैं। तो जब मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ से लेकर जब मैं स्कूल से निकलता हूँ, स्कूल से मेरी छुट्टी होती वहाँ तक, तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन भर में स्कूल पे मैं क्या क्या वर्क करता हूँ,
टीचिंग करना, ऑफिशियल वर्क करना, जो भी होगा, मैं जो भी वर्क करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पे फोकस नहीं किया जाएगा, मेरी प्रोसीजर मतलब मेरे काम पे फोकस किया जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे मेरे पे फोकस नहीं किया जाएगा कि काम कौन कर रहा है, मेरे कामों पे ध्यान दिया जाएगा, मेरे वर्क पे ध्यान दिया जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, लाइब्रेरियन पे फोकस नहीं किया जाएगा, लाइब्रेरियन के वर्क पे फोकस किया जा रहा है। तो जैसे कि लाइब्रेरियन का वर्क क्या होता है कि लाइब्रेरी में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना, उनको किताबें देना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किताबें लेके गए थे तो उनके पास से किताबें रिटर्न लेना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किताब रिटर्न करने में लेट हो गए तो उनके पास से पेनल्टी लेना। तो ये सब क्या हो गए, एक लाइब्रेरियन के वर्क हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरियन पे फोकस नहीं किया जाता, लाइब्रेरियन के वर्क पे फोकस किया जाता है। अगली स्लाइड में मैं आपको बेटर समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर ये जो पर्सन बैठी है वो एक लाइब्रेरियन है। इसके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उसने, किसका, लाइब्रेरी का। ओके, एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। सो लाइब्रेरियन का वर्क क्या होता है, पूरे दिन भर में लाइब्रेरियन क्या क्या वर्क करता है, जैसे कि अभी लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियंस कौन से वर्क करती है, जैसे कि स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना। मान लो अगर उसकी लाइब्रेरी में अगर आज कोई न्यू स्टूडेंट आया हुआ है तो वो क्या करेगी, अपने उस स्टूडेंट का न्यू रजिस्ट्रेशन अपने लैपटॉप में करेगी कि ये एक मेरे लाइब्रेरी का न्यू मेंबर है जो आज से मेरे लाइब्रेरी के अंदर जुड़ गया है। रेडी। तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद बुक इशू करना, मतलब बुक देना। अगर कोई स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी की बुक घर पे लेके जाना चाहता है या लाइब्रेरी के अंदर ही पढ़ना चाहता है तो लाइब्रेरियन का फर्ज बनता है, लाइब्रेरी का काम बनता है कि उसको मैं बुक इशू करूँ। तो उसके एंट्री भी वो सॉफ्टवेयर के अंदर करेगी। उसके बाद फिर उसको टाइम देगी कि तुझे ये बुक 8 दिन में या 10 दिन में रिटर्न करनी है, बराबर। और अगर ये बुक 8 दिन में या 10 दिन में रिटर्न नहीं करेगा तो तुझे पेनल्टी लगेगी। या इसके अलावा अगर ये बुक तेरे से लॉस्ट हो जाती है, तेरे से गुम हो जाती है, या बुक अगर तू सही से संभाल नहीं पाता, ओके, इसकी हालत में उसको फाड़ देता है, उसका कवर फट जाता है, कुछ भी होगा तो तेरे पास से पेनल्टी वसूल की जाएगी। तो बुक उसके पास से रिटर्न लेना ये भी उसका वर्क हुआ। एंड देन मान लो कि अगर वो स्टूडेंट अगर टाइम पे बुक दे देता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट ने अगर वो किताब टाइम पे नहीं दिया, 8 दिन से ऊपर हो गए, 10 दिन के ऊपर हो गए, तो उसके पास से क्या करना पड़ेगा, फाइन कैलकुलेशन, मतलब दंडनीय गणतरी। तो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है पता है, ये लाइब्रेरियन के काम है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग, इस पे लाइब्रेरियन पे फोकस नहीं किया जाता, लाइब्रेरियन के वर्क पे फोकस किया जाता है। लाइब्रेरियन कौन है, वो कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कि लाइब्रेरियन पे फोकस नहीं करना है हम लोगों को, लाइब्रेरियन के वर्क पे फोकस करना है, उसकी कौन सी प्रक्रिया है। ओके, लाइब्रेरी में एंटर होने से लेकर लाइब्रेरी वो क्लोज करती है तब तक वो पूरे दिन लाइब्रेरी में क्या क्या काम करती है, या फिर लाइब्रेरी अगर मेल है तो क्या क्या काम करता है, उसके सारे वर्क पे फोकस किया जाएगा। समझ में आया? तो देखो वही पैराग्राफ यहाँ पे फिर से रिपीट किया हुआ है मैंने कि यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण तरीके पुस्तकालय विनियोग माटे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर लैपटॉप के अंदर लाइब्रेरी का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे कि विद्यार्थी नोंदणी मतलब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, पुस्तकનું वितरण मतलब बुक इशू, उसके बाद पुस्तक परत करવું मतलब बुक रिटर्न करना, एंड देन लास्ट में दंडनीय गणतरी मतलब फाइन कैलकुलेशन। ये सारी चीज़ों की एंट्री उस लाइब्रेरियन को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ लाइब्रेरियन का वर्क। तो अगर आपको सवाल पूछा गया कि स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा फोकस कहाँ पे होता है, तो स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा फोकस लाइब्रेरियन के वर्क पे होता है। लाइब्रेरी तो जैसे एग्जाम्पल है, मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल भी दिया। अगर मेरा एग्जाम्पल दूँ तो मेरे एग्जाम्पल में मेरे वर्क पे फोकस किया जाएगा, ना ही कि मेरे पे फोकस किया जाएगा कि पूरे दिन भर में मैं स्कूल पे क्या क्या काम करता हूँ, मेरे काम पे ध्यान दिया जाएगा, मेरे काम पे फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेकिन सेकंड टॉपिक के अंदर डिफरेंट है, सेकंड टॉपिक के अंदर उल्टा है। सेकंड टॉपिक के अंदर उसके काम पे फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि वो काम कौन कर रहा है उस पे फोकस किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे लाइब्रेरियन पे फोकस किया जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, लाइब्रेरियन पे फोकस नहीं किया जा रहा था, उसके काम पे, उसके वर्क पे फोकस किया जाता। लेकिन यहाँ पे ये सारा काम कौन कर रहा है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, लाइब्रेरियन कर रहा है। तो यहाँ पे लाइब्रेरियन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है।
क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किसने किया, लाइब्रेरियन ने किया। बुक इशू किसने की, तो लाइब्रेरियन ने किया। बुक रिटर्न किसने लिया, तो लाइब्रेरियन ने किया। फाइन कैलकुलेशन किसने किया, तो लाइब्रेरियन किया। तो इसका मतलब ये सारे काम करने वाला बंदा कौन है या बंदी कौन है, तो लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन अपने आप में कौन हुआ, एक ऑब्जेक्ट, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा है ऑब्जेक्ट आधारित पद्धति में अपना केंद्र बिंदुए ऑब्जेक्ट होय छे। मतलब इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम द फोकस इन ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा फोकस खुद ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। तो अगर आपको पूछा गया कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, तो खुद लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन खुद एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो शायद ये सारी प्रोसीजर, ये सारी प्रक्रिया नहीं होती। ये जो प्रक्रिया हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, ऑब्जेक्ट के कारण। तो इस पूरे एग्जाम्पल में अकेली एक लाइब्रेरियन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस पूरे एग्जाम्पल में लाइब्रेरियन भी एक ऑब्जेक्ट है, बुक भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट भी एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। मतलब इस सेकंड टॉपिक के अंदर टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हम लोगों को माइंड में लेना है। पहला ऑब्जेक्ट कौन है, लाइब्रेरियन। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है, बुक। और तीसरा ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। तो ये तीनों की तीनों कौन है, ऑब्जेक्ट्स है। मतलब देखो ये लाइब्रेरियन का फोटो रखा है मैंने, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। पीछे यहाँ पे पूरा किताबों से भरा हुआ है, वो सारी किताबें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो वो तीनों स्टूडेंट्स भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट आधारित पद्धति में अपना केंद्र बिंदुए ऑब्जेक्ट होय छे, जे डेटा तेमज क्रियात्मकता एम बंने एक साथे धरावे छे। पुस्तकालय विनियोग बनाववामां आपनुं ध्यान विनियोगमां समावेश विविध ऑब्जेक्ट उपर केंद्रित होय छे। અહીં આપણે ध्यान से पढ़ो, અહીં આપણે विद्यार्थी, पुस्तक અને ग्रंथपाल એટલે लाइब्रेरियन, અહીં આપણે विद्यार्थी, पुस्तक અને ग्रंथपाल जेवा ऑब्जेक्ट विचारी શકીએ છીએ। मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीनों को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग the focus is on object which contain both data and functionality together for library application. Our focus is on the objects involved in the application. Here we think of objects like student, book and librarian. मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर हम ऑब्जेक्ट को सोच सकते हैं, और हमारे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो स्टूडेंट है, बुक है और लाइब्रेरियन है। तो लाइब्रेरियन भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ, बुक भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ, और स्टूडेंट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो दोनों एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल में हमारा फोकस उस पे वर्क पे किया जा रहा है, ओके। और इस एग्जाम्पल में हमारा फोकस उस वर्क को कौन कर रहा है उस पे किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल में उसके वर्क को ध्यान दिया जा रहा है कि इसका काम क्या है, जबकि इस एग्जाम्पल में उसके वर्क पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस वर्क को कौन कर रहा है और इस वर्क को करने के लिए वहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट्स है, जैसे बुक भी है, स्टूडेंट्स भी है, लाइब्रेरियन भी है। तो ये सब हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स है, बराबर। तो ये रहा हमारे दोनों के दोनों टॉपिक। तो बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा फोकस किस पे होता है, तो हमारा फोकस खुद ऑब्जेक्ट पे ही होता है। और ये हमारे एक्सरसाइज का सबसे पहला एमसीक्यू है। आप बुक में देख सकते हो, स्वाध्याय का सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा फोकस, हमारा केंद्र बिंदु किस पे होता है, तो जवाब है ऑब्जेक्ट पे ही होता है। तो देखो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको ये अंडरलाइन करना है कि ऑब्जेक्ट आधारित पद्धति में अपना केंद्र बिंदु ए पोते ऑब्जेक्ट ज होय छे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम द फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट विच कंटेंट बोथ डेटा एंड फंक्शनैलिटी, ओके। तो आई होप कि आपको दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देन आगे लिखा हुआ है, आगे का पैराग्राफ है, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाओं ने ताकत प्रोग्रामर ने विभागीय पुनः उपयोग में लई शकाय तेमज ते प्रोग्रामनो विकास करी शकाय एक्सटेन्डेबल ते प्रकारनो प्रोग्रामनो कोड लखवानुं सामर्थ्य पूरी पाड़े छे। मैंने आपको शॉर्टकट में ना इस पैराग्राफ के अंदर से क्या मीनिंग निकलता है समझा देता हूँ, ओके। इमेजेस को देखो आप, देखो मान लो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ओके। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मैंने उसके अंदर का कोड अनलॉक रखा है। देखो आप इमेज देखो, ये कोड अनलॉक है, लॉक नहीं है। ज़्यादा करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं पता है,
ज़्यादा करके प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग करने के बाद वो अपने प्रोग्रामिंग को लॉक कर देते हैं। पता है क्यों? क्यों प्रोग्रामर्स अपनी प्रोग्रामिंग को लॉक क्यों कर देते हैं? ओके, वो एग्जीक्यूट करके अपलोड करते हैं, लेकिन हम लोगों को उस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे का जो कोड है, प्रोग्राम है, वो हम लोगों को नहीं दिखाते। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी प्रोग्रामर जब सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो अपने सॉफ्टवेयर का कोडिंग शो क्यों नहीं करता? वो अपना कोडिंग लॉक क्यों कर देता है? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो मेहनत मैंने की है, जो कोडिंग मैंने लिखा है, जो प्रोग्रामिंग मैंने की है, अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगा, इसको अगर मैं अनलॉक रखूंगा, तो कोई भी पर्सन मेरा कोडिंग चोरी कर सकता है, मेरा प्रोग्रामिंग कॉपी कर सकता है। इसलिए वो बंदे की सोच क्या होती है, वो जब सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है तो वो अपने सॉफ्टवेयर का कोडिंग, अपने सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लॉक कर देता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। शायद आपने ओपन सोर्स नाम सुना होगा। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिस्टम अप्लाई नहीं होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, उन सभी का कोड, उन सभी का प्रोग्राम अनलॉक रहता है। वो प्रोग्रामर्स अपने कोड को लॉक नहीं करते हैं जो ओपन सोर्स के अंदर अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। उनकी सोच उन प्रोग्रामर्स की तरह नहीं होती है कि मेरा कोडिंग कॉपी हो जाएगा तो क्या होगा। उल्टा ये लोग खुद ऐसा सोचते हैं कि मेरा कोड कॉपी हो, मेरा सॉफ्टवेयर चोरी हो। क्यों पता है उन लोगों की ऐसी सोच क्यों होती है? वो क्यों अपने प्रोग्राम को लॉक नहीं करते? वो क्यों जानबूझ के अपना कोडिंग अनलॉक रखते हैं? इसके पीछे पता है क्या बेनिफिट है? इसके पीछे का पता है क्या रीज़न है? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज अगर मैंने कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उसको ओपन सोर्स तभी कहा जाएगा ना जब मैं उसका कोडिंग खुला रखूँगा, अनलॉक रखूँगा। अगर मैं मेरे सॉफ्टवेयर का कोड अगर लॉक कर दूँ, अगर मैंने मेरी प्रोग्रामिंग को लॉक कर दिया, तो फिर उसको ओपन सोर्स थोड़ी कहा जाएगा। तो फिर वो लॉक हो गया। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है उसका जो सोर्स है ना वो ओपन है। इट मीन्स खुला कोड है। इसका मतलब कि मेरा प्रोग्रामिंग कोई भी देख सकता है, मेरा कोड कोई भी कॉपी कर सकता है। तो उसी को जानबूझ के मैं इसका कोड अनलॉक पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने में भले ही मुझे टाइम लगा होगा, मेहनत मैंने की है, 1-2 महीना मुझे लगा, बराबर, वॉट एवर, उसका पूरा सॉफ्टवेयर का जो पूरा मेन बेस है ना, उसका पूरा पाया मैंने बनाया। ओके, पूरा सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया। लेकिन होगा क्या पता है, सॉफ्टवेयर को जानबूझ के मैं अनलॉक रखूँगा, उसका कोडिंग में अनलॉक रखूँगा, और ऐसे अनलॉक किए हुए सॉफ्टवेयर्स को, जिसका कोडिंग खुला हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं मार्केट में लॉन्च करूँगा। पता है इससे क्या होगा कि जब मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी और पर्सन के हाथ में आएगा ना, तो वो क्या करेगा पता है? वो क्या करेगा? मेरा कोडिंग चोरी करेगा। करने दो, मैं खुद वही चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने उसका कोड खुला रखा है कि मेरा कोड वो लोग कॉपी करें। क्यों पता है? क्योंकि मैंने तो मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, मैंने मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, जितनी कैपेबिलिटी जितनी क्षमता मेरे में थी उतना कोडिंग मैंने तैयार किया, उतना सॉफ्टवेयर बना के मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन जब मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर किसी और बंदे के हाथ में आएगा, पता है दूसरा बंदा उसके अंदर क्या करेगा? वो मेरी कोडिंग को हाथ नहीं लगाएगा, वो मेरी कोडिंग को डिलीट नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा पता है? मेरी कोडिंग के अंदर अपनी खुद की कोडिंग मिक्स करेगा। देखो, ये सब वो तभी कर पा रहा है जब मैंने कोडिंग को अनलॉक रखा है। अगर मैंने कोडिंग को लॉक कर दिया होता तो वो बंदा मेरे कोड के अंदर छेड़छाड़ी नहीं कर पाता। लेकिन मैंने मेरे कोड को अनलॉक रखा है, तभी वो बंदा कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पा रहा है। तो देखो होगा क्या, मेरा सॉफ्टवेयर जब किसी और बंदे के हाथ में या किसी और कंपनी के हाथ में आएगा, तो वो कंपनी या वो डेवलपर या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा? अपना खुद का क्रिएशन या अपनी खुद की और एक्स्ट्रा कोडिंग मेरी कोडिंग के साथ मिक्स करेगा। तो जिससे मेरा सॉफ्टवेयर क्या होगा? मेरा सॉफ्टवेयर और मॉडिफाई होगा और अच्छा बनेगा। जो मैंने बनाया था वो बेटर ही था, लेकिन उसने क्या किया कि मेरे बनाए हुए सॉफ्टवेयर के अंदर और थोड़े फंक्शंस ऐड किए और थोड़े फीचर्स ऐड किए, अपना थोड़ा दिमाग लगा के उस मेरे बनाए हुए प्रोग्राम के अंदर उसने थोड़ा खुद का और प्रोग्राम उसके अंदर मिक्स किया, ऐड किया, और मेरे बनाए हुए सॉफ्टवेयर में से और दूसरा नया सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च किया। बराबर, इससे क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर बनने की स्पीड बढ़ गई, मेरे सॉफ्टवेयर में से दूसरा सॉफ्टवेयर जल्दी बन गया। अगर मेरा कोडिंग अगर मैंने लॉक कर दिया होता तो वो बंदा मेरे सॉफ्टवेयर में से दूसरा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाता, क्योंकि उसको पूरा कोडिंग जीरो से पहले से स्टार्ट करना पड़ता, बेस से, पाया। ओके, लेकिन उसका बेस, उसका पाया मैं तो बना के रखा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को तो मैंने कंप्लीटली पहले से ही बना के रखा हुआ है। वो बंदा तो बस खाली उसके अंदर अपना एक्स्ट्रा कोड ऐड करके मेरे ही सॉफ्टवेयर को थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे जब सॉफ्टवेयर्स बेटर बेटर बनते जाएंगे और मार्केट में लॉन्च होते जाएंगे, तो बेनिफिट्स किसको होगा? पब्लिक को ही होगा।
तो ओपन सोर्स का यही बेनिफिट है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर में से दूसरा सॉफ्टवेयर बनने की स्पीड बढ़ती है। लेकिन मान लो अगर मैंने मेरे सॉफ्टवेयर को लॉक कर दिया, मैंने अगर मेरे प्रोग्राम को लॉक कर दिया, तो दूसरा बंदा उसके अंदर अपना कोडिंग मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, और मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो बस एक लिमिटेशन सॉफ्टवेयर होगा, वो उसकी लिमिट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आने वाले दिन में अगर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कुछ फीचर्स ऐड करने तो नहीं हो पाएंगे। ओके, तो वो जो बंदा है वो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर नए नए फीचर्स ऐड करके उसको थोड़ा और बेटर बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स के अंदर होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि આ ક્ષમતાના કારણે પ્રોગ્રામર હયાત મોડ્યુલમાં ફેરફાર કરીને નવા પ્રોગ્રામની રચના કરી શકે છે। આ ક્ષમતાના કારણે પ્રોગ્રામર હયાત મોડ્યુલમાં ફેરફાર કરીને નવા પ્રોગ્રામની રચના કરી શકે છે। સોફ્ટવેરના અન્ય ભાગના કોડમાં ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર મોડ્યુલમાં ફેરફાર કરવા કે બદલવાની સમર્થા વડે તે ભાષાઓને લવચિકતા બક્ષે છે। डेफिनेटली वो मेरे कोड को खलेल क्यों पहुंचाएगा? अगर उसने मेरे कोड को डिलीट किया तो मेरा सॉफ्टवेयर तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसको पूरा सॉफ्टवेयर फिर से बनाना पड़ेगा, जबकि उसको तो मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। उसको तो बस खाली उसके अंदर कुछ नए नए फीचर्स ऐड करने हैं और सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाना है। तो હયાત કોડનો ફરી ઉપયોગ તેમજ હયાત કોડને સુધારીને ઉપયોગ કરીને સોફ્ટવેર બનવાની ઝડપ વધારી શકાય છે। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोग्रामर कैन फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम बाय कंपोजिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल्स। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ गेन बाय बीइंग एबल टू चेंज और रिप्लेस मॉड्यूल्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पार्ट्स ऑफ कोड। यस, और मेरे सॉफ्टवेयर के अदर पार्ट्स के कोड्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, और क्या करेगा उसके अंदर सिर्फ न्यू फीचर्स ऐड करेगा और सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। इस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की स्पीड क्या होती जाएगी? गेन, मतलब बढ़ती जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलप स्पीड इज गेन बाय रीयूजिंग एंड इनहेंसिंग द एग्जिस्टिंग कोड। तो ये होता है ओपन सोर्स। तो ये वही इमेज है, यहाँ पे कोड अनलॉक रखा हुआ है, इट मीन्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये वही बंदे हैं, इसने बनाया इसके कोड को, इसने उसके अंदर चेंज किया, इसने वापस फिर से लॉन्च किया, फिर इसने इसके अंदर कुछ चेंज किया। तो ये जो इमेज है वो ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर उसको डेवलप कर रहे हैं, उसकी इमेज है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, और ये है हमारा आज के लेक्चर का लास्ट पैराग्राफ। ओके, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो फिनिश होता है। ओके, उसके बाद अगले लेक्चर में ऑब्जेक्ट एक्चुअली रियल में होता क्या है वो मैं आपको डीप में समझाऊंगा, लेकिन उसके अगले लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में। ओके, तो चलो आज हम लोग इसको फिनिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ने ऑब्जेक्ट પાયાના એકમ તરીકે વાપરે છે। એક સરખા ઓબ્જેક્ટનું ક્લાસના ખ્યાલ દ્વારા વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। कंप्यूटरनी भाषाओं ऑब्जेक्टना चार चौक्कस गुणधर्मों। कंप्यूटर के अंदर ऑब्जेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक बात याद रखना, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट के पार्ट्स अलग है। मतलब रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऑब्जेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है इनकैप्सुलेशन, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा है इनहेरिटेंस। बस वही लिखा है इंग्लिश में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज ऑब्जेक्ट्स एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ क्लास। अ कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को 4 अलग अलग स्पेसिफिक के प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इफ दे सपोर्ट 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कॉल एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। सेम चीज़ मैंने नीचे टाइप करके लिखी हुई है और कुछ नहीं, ताकि आप लोगों को और बेटर तरह से समझ में आए कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इफ दे सपोर्ट 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। कंप्यूटરની ભાષાઓ ઓબ્જેક્ટના 4 ચોક્કસ ગુણધર્મો છે। पहला है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है इनकैप्सुलेशन, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है इनहेरिटेंस। तो अभी हम लोगों को पूरे चैप्टर में इन चारों के बारे में समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है।
अगर हम लोगों ने इन चारों को सीख लिया, हमारा चैप्टर फिनिश। लेकिन इन चारों को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ क्लास। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं। तो हमारी आने वाली मतलब कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये टॉपिक पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कोने कહેવાય અને क्लास कोने कહેવાય। फिर इन दोनों के खत्म होने के बाद फिर इन चार टॉपिक पे मैं आऊँगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। फिर ये चार टॉपिक खत्म, हमारा चैप्टर फिनिश। और कहीं ना कहीं ये थियोरी का कनेक्शन हमारे आगे की जो जावा के प्रैक्टिकल्स है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इन तीनों के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको और एक बार बता दूं, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 ये 3 चैप्टर कैंसल है। हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स है। 13 चैप्टर्स में से सारे चैप्टर्स के ऊपर से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन 3 चैप्टर्स को कट आउट किया गया है। वो चैप्टर्स है 10, 11 और 12। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इन तीनों चैप्टर्स में से एक भी एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर कंप्लीटली कैंसिल है। तो हम लोगों को सिर्फ कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 1 to 9, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 13, 10, 11, 12 कैंसिल है। उसमें से हमारे 5 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। 6 नंबर का चैप्टर मैं चला रहा हूँ। 6 नंबर का चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे सिर्फ 4 चैप्टर बाकी रहेंगे। कौन से 7, 8, 9 और 13, 7, 8, 9 और 13, ये 4 चैप्टर हमारे बाकी रहेंगे। फिर हमारा कंप्यूटर का सिलेबस फिनिश। सो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे वर्क कर रहे हैं, बराबर। अभी इसका जो थियोरी है उसके आने वाले जो 3 चैप्टर्स है, 7, 8 और 9, इन तीनों से ये थियोरी कनेक्टेड है। अगर आप आगे के 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर समझना चाहते हो, 7, 8, 9 के जावा के प्रैक्टिकल्स को अगर आप समझना चाहते हो, तो आपको ये चैप्टर 6 पहले समझना पड़ेगा। ये एब्स्ट्रैक्शन, ये इनकैप्सुलेशन, ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये इनहेरिटेंस, ये सारे मुद्दे आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने पड़ेंगे, तभी आप 7, 8, 9 इन 3 चैप्टर का प्रैक्टिकल समझ पाओगे। इसलिए इसका थियरी आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में मैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।